हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सीधी। एंड आज की हमारी जो क्लास होगी वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार के ऊपर होने वाला है। इससे पहले जो टॉपिक आता है वो हमारा रेनेसांस आता है। उसके ये वाली वीडियो जो रेनेसांस है पुनर्जागरण के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद का ये पीरियड आता है जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रेनेसांस के बाद, वो होगा रिफॉर्मेशन। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी मैं पहले टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगी, देन फिर इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे, तो आज का टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार। तो चलिए हम इसकी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। और मैं आपको यहाँ जितनी बातें बताऊँ, जितने पॉइंट्स लिखूँ, आप सब कुछ नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि हिंदी व स्टूडेंट लिख लो कि धार्मिक सुधार आंदोलन इसको बोला गया था। और अगर हम बात करेंगे कि जो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, ये जो सुधार आप लोगों का स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। ठीक है, 16th सेंचुरी में 16 शताब्दी के अंदर ये रिफॉर्मेशन, ये सुधार स्टार्ट किया गया था। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो रेनेसांस है, जो आप लोगों का पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का टाइम पीरियड भी मैंने आप सबको बताया था, वो कब था, 14 to 17 सेंचुरी में। ठीक है, 14 to 17 सेंचुरी में पुनर्जागरण का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। उसी के बीच हमें ये रिफॉर्मेशन यानी ये सुधार देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि रेनेसांस का जो टॉपिक है इस पे मैं एक सिंगल वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो तो लेकर आई, वहाँ पे मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, लेकिन आप चाहते हो कि रेनेसांस पे भी एक टॉपिक लेकर और आपको ये टॉपिक क्लियर करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार। रेनेसांस में बस आपको ये याद रखना है कि उस समय के जो चर्च थे, ठीक है, जो कैथोलिक चर्च के जो हेड होते थे पोप, ठीक है, जो पोप होते थे वो उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। ठीक है, जैसा वो लोग चाहते थे सब कुछ उनके हिसाब से होता था, याद रखना। तो लोग उस समय अगर देखोगे रेनेसांस के समय पर, पुनर्जागरण के समय पर, सब लोग तो वो चाहते थे कि सब लोग पोप की ही पूजा करें। ठीक है, कोई बाइबल कोई इम्पोर्टेंस ना दे, मतलब एक तरीके से ह्यूमन बीइंग की पूजा करनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंस दी जाए। ये सारी बातें हमें रेनेसांस में देखने को मिलती है। इसी बीच यहीं पे हमें रिफॉर्मेशन सुधार देखने को मिलता है 16th सेंचुरी में। क्लियर हो गया। अब आपको मैंने ओवरव्यू थोड़ा सा बता दिया रेनेसांस के बारे में। तो उसी की वजह से रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि कैथोलिक चर्च के जो हेड होते थे वो ही सब कुछ डिसाइड करते थे, और वो लोग चाहते थे, वो क्या समझते थे कि लोग मेरी ही पूजा करें। ठीक है, और किसी की पूजा ना करे, बाइबल की पढ़े ना, कोई उसको समझे ना, उसको कुछ भी इम्पोर्टेंस ना दे, सब लोग हमारी पूजा करें, हमें ही भगवान माने। इसी वजह से ये प्रोटेस्टेंट आया था 16 शताब्दी में। अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो ये याद रखना, रिफॉर्मेशन की शुरुआत देखी गई थी सबसे पहले कहाँ पर, जर्मनी में हुई थी। ठीक है, जर्मनी में हुई थी, और डेट याद रख लो 31 अक्टूबर 1517 में ये शुरुआत हो गई थी रिफॉर्मेशन की। और ये जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो ये की थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है, मार्टिन लूथर ने इसकी शुरुआत कर दी थी इस रिफॉर्मेशन की। अगर बात करें कि मार्टिन लूथर थे कौन, तो मार्टिन लूथर एक जर्मन के प्रोफेसर थे। ठीक है, वो जर्मनी के थे और वो जर्मन प्रोफेसर थे। और उन्होंने क्या करा, जो रोमन के कैथोलिक चर्च हैं, ठीक है, जो कैथोलिक चर्च की बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो उनके हेड होते थे पोप, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने आवाज उठाई थी और लोगों को बाइबल की तरफ, बाइबल की आस्था रखने के लिए उन्हें जागरूक किया था मार्टिन लूथर ने। क्योंकि कैथोलिक चर्च जो उनके हेड थे पोप, मैंने आपको क्या बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाइबल पढ़ पाए, सब मेरी ही पूजा करें, वो बाइबल पर अपना हक जमाते थे। लेकिन मार्टिन लूथर ने इसी चीज पे आवाज उठाई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स होते थे, ठीक है, जो हमें ये रिफॉर्मेशन देखने को मिलता है 16 शताब्दी में, ये दो तरीके से इसको हम लोग
देख सकते हैं। ठीक है, पहला अगर मैं आपको बात बताऊं, जो पहला होगा वो हो गया आपको प्रोटेस्टेंट। ठीक है, पहला अगर हम जो देखेंगे वो होता था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जो हम दूसरा देखेंगे वो होगा कैथोलिक रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। इस दो के मुताबिक हमारा ये रिफॉर्मेशन चलता है, ये सुधार चलता है। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या डिफरेंस था। जो प्रोटेस्टेंट होते थे ये क्या कहते थे, बाइबल की तरफ आस्था बढ़ाने को कह रहे थे कि बाइबल को पढ़ो। ठीक है, उसको उसकी तरफ जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहे थे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की पूजा मत करो, ये प्रोटेस्टेंट बोलते थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट ने बोला कि बाइबल हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, हमें किसी भी जो इंसान है उसकी पूजा नहीं करनी है। लेकिन मैं बात करूं कैथोलिक की, तो कैथोलिक चर्च के जो हेड होते थे पोप, वो लोग क्या कहते थे कि सब कुछ हम ही है। ठीक है, हमारी पूजा करो, बाइबल पे भी सिर्फ हमारा हक है, तो इसलिए सब हमारी पूजा करो। लेकिन प्रोटेस्टेंट इस बात से अगेंस्ट थे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कौन थे और कैथोलिक रिफॉर्मेशन कौन थे। क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना भी मैंने आपको क्या बताया, जो रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जो कि मार्टिन लूथर लेकर आया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ जर्मनी के बाद याद रखना इंग्लैंड में आया था। ठीक है, जर्मनी के बाद रिफॉर्मेशन जो देखने को मिलता है वो हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है। वो भी कौन सी डेट को, 1534 को, 1534 में इंग्लैंड में ये रिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, इसका स्टार्ट हुआ। और अगर मैं बात करूं कि उस समय जो राजा था इंग्लैंड का वो कौन था, हेनरी 8। ठीक है, हेनरी 8 उस समय का वहाँ इंग्लैंड का वो राजा था, और वो उस समय वहाँ का बहुत ही पावरफुल राजा था। और उसके हाथ में मतलब जितने भी पादरी थे, जितने भी पुजारी थे, सभी लोग राजा के अंडर में काम करने लगे थे उस टाइम पर। ठीक है, ये इंग्लैंड की बात कर रहा है। जब यहाँ पर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे सुधार स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद वहाँ का राजा इतना पावरफुल होने लगा कि वहाँ के जो पादरी थे, पुजारी थे, जो पोप लोग होते थे, वो सब लोग कोई राजा के अंडर में काम करते थे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मैं अगर बात बताऊं, अपने वापस स्लाइड की तरफ आते हैं, तो अगर मैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपको गाइस बात बताऊं कि रिफॉर्मेशन अगर जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, जो ये सुधार स्टार्ट हुआ था, ये जो स्टार्ट हुआ था 16वीं सेंचुरी में हुआ था कैथोलिक चर्च के। मेन जो रीज़न है कि ये रिफॉर्मेशन जो है, सुधार जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है, जो कैथोलिक चर्च थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट इन्होंने ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। क्योंकि कैथोलिक चर्च के जो भ्रष्टाचार थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए मार्टिन लूथर आए थे। ठीक है, ताकि वो इसके खिलाफ ये मूवमेंट उन्होंने चलाया था। उनका पर्पस क्या था कि वे सोसाइटी को इसके धर्म से, जो कैथोलिक चर्च है उनके धर्म से क्या कर सके, उसके करप्शन से लोगों को बचाना था। ये सारी पावर जो भी चर्च के हाथों में थी, उनके जो हेड होते थे पोप, उनके हाथों में थी। ठीक है, उससे हटा करके वो क्या चाहता था मार्टिन लूथर कि सारी पावर अब किसके हाथ में आ जाए, किंग के हाथ में आ जाए, राजा के हाथ में आ जाए। ठीक है, कैथोलिक चर्च के हेड पोप के पास वो नहीं चाहता था। ठीक है, तो इस मूवमेंट का जो, इस आंदोलन का अगर आप मेन पर्पस यही था कि कैथोलिक चर्च के अत्याचार से लोगों को बचाना है, हमारी सोसाइटी को बचाना है, हमारे धर्म को बचाना है, इसीलिए ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो किस पर्पस से स्टार्ट हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब मैं पहले आपको यहाँ के पॉइंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसने क्या बोला, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें में कैथोलिक यूरोप, याद रखना ये यूरोप की बात बता रहा है। ठीक है, ये जो कैथोलिक्स थे ये यूरोप के थे। ठीक है, और ये मैं बात बता रही हूँ तो ये मिडल पीरियड की बात चल रही है, मिडल यूरोप की। ठीक है, जब मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रेनेसांस की वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मिडल यूरोप के लोग जो थे उस समय के मिडल यूरोप के पीरियड को डार्क एज भी बोला गया था। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको रेनेसांस की एक सिंगल वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर के आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी जो मिडल यूरोप था उसे डार्क एज बोला गया था।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कैथोलिक चर्च का सब कुछ चलने लगा था, सब कुछ कैथोलिक चर्च यानी कि जो उनके हेड होते थे पोप के हिसाब से चलता था। फिर क्या हुआ कि नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप की साइड जो जितने भी रिफॉर्मर्स थे, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और हेनरी VIII, इन्होंने चैलेंज करा था वहाँ के कैथोलिक चर्च के पोप को। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये रिफॉर्मेशन, ये सुधार है, ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में ही शुरू किया गया था। उसके बाद देखो, हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप लोग देख सकते हो, सारी कुछ मैंने आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे बता रखा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए पादरियों को, राजकुमारों के हाथों में भी सत्ता दी गई थी। ये सब कुछ मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं वापस आती हूँ और आपको मैं जो जो बातें बताऊँ वो सब कुछ आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती रहूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहले रिफॉर्मेशन मूवमेंट होता क्या है वो सारी बातें मैंने आप सबको बता दी। तो अगर मैं सबसे पहले आपको यही बातें बता दूं कि अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हमें सुधार देखने को मिलता है वो दो हिस्सों में, एक प्रोटेस्टेंट के रूप में और एक कैथोलिक चर्च के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटेस्टेंट हमें कौन सी जगह देखने को मिलता है, तो याद रखना सिर्फ अकेला एक जो देश है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स थे, वो कौन सा देश था? इंग्लैंड। ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड है जहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो बाइबल को पढ़ने के लिए, उसमें आस्था दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि मना करते हैं कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की पूजा नहीं करेंगे, हम किसी भी इंसान की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने बाइबल को बढ़ावा दिया था, वो प्रोटेस्टेंट थे। और प्रोटेस्टेंट अगर आप लोग याद रखना, सिर्फ इंग्लैंड ही ऐसा देश था जो कि प्रोटेस्टेंट था। बात करूंगी कैथोलिक की, तो कैथोलिक जो है वो कौन कौन थे? सबसे ज्यादातर लोग जो कैथोलिक होते थे वो कहाँ के थे? यूरोप के थे, जहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है, तो यूरोप के लोग सबसे ज्यादा कैथोलिक थे, याद रखना। ये आपको कंट्रीज भी पता होनी चाहिए ताकि आपके इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आए तो आप कर पाओ। यूरोप के बाद अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमें फ्रांस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन अगर देखोगे और कैथोलिक कौन थे, तो वो थे आपके जर्मनी। ओके, और हमारा जो लास्ट जो देखोगे रोमन का, यानी कि इटली। इटली में पूरे आप लोगों के क्या थे? पूरा इटली देखोगे तो पूरा का पूरा इटली तो कैथोलिक्स था ही, जो कि आपके रेनेसांस में हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हमने रेनेसांस में देखा था कि रेनेसांस की शुरुआत सबसे पहले इटली में ही हुई थी, वहाँ के फ्लोरेंस शहर में। ठीक है, तो इटली भी ऑलरेडी ये तो पूरा का पूरा कैथोलिक था ही, मतलब वहाँ पे पोपों का राज चलता था, जो वहाँ के पोप होते थे उनका राज चलता था। बाइबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, सब कोई वहाँ पे किसको पूजा करता था? पोप की। वहां पे राजा की कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। यहां तक आप सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं। तो कैथोलिस्ट और आप लोगों के जो कैथोलिस्ट है और जो आपके प्रोटेस्टेंट्स है, इन दोनों में इतना यही डिफरेंस देखने की वजह से अब दोनों में मतभेद हो जाते हैं, बहुत ही समस्या हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग, दोनों के व्यूज अलग थे और इसलिए दोनों आपस में क्या कर जाते हैं? लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि कैथोलिक्स क्या चाहते थे कि सबसे ज्यादा अगर हमने देखा तो सबसे ज्यादा कैथोलिक्स थे। ठीक है, सबसे ज्यादा कैथोलिक्स थे और कैथोलिक्स क्या चाहते थे? जितनी जगह वो लोग होते थे वो चाहते थे जहां जहां हम हो सब जगह हमारा शासन हो, हमारा राज चले। ठीक है, बट प्रोटेस्टेंट ऐसा होने नहीं चाहते थे, इसीलिए तो मार्टिन लूथर ये लेकर के आए थे, रिफॉर्मर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो ये मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स होते थे उनको ही क्या कहा गया था? जो मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स होते थे उनको ही प्रोटेस्टेंट बोला गया। ठीक है, उनको ही क्या बोला गया? उनको ही प्रोटेस्टेंट कहने लगे थे, उसी को ही कहा जाता है। और प्रोटेस्टेंट को एक वर्ड और कहा जाता है, वो भी आप लोग लिख लो, प्यूरिटेंस। ठीक है, प्यूरिटेंस भी प्रोटेस्टेंट को कहा गया था, ये ऐसे करके आप लिख सकते हैं। प्यूरिटेंस भी क्या बोला जाता है? प्रोटेस्टेंट को कहा जाता है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1534 में सबसे पहले तो जर्मनी में 1517 में सबसे पहले हमने जो रिफॉर्मेशन यानी सुधार मूवमेंट जो देखने को मिलता है वो हमें जर्मनी में देखने को मिलता है। ओके, देन अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जर्मनी के बाद दूसरा शहर याद रखना 1534 में देखने को मिलता है। कहां पर?
इंग्लैंड में। तो अब हम आते हैं इंग्लैंड में, ये रिफॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैंने आप सबको क्या बताया, जब ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, तो उस समय के जो वहाँ का राजा था वो कौन था, हेनरी एट। ठीक है, हेनरी एट वहाँ का राजा था। तो वहाँ पर अब क्या हुआ, सारी जो पावर्स होती थी वो राजाओं के पास होती थी। क्लियर हो गया। तो उसमें क्या होते थे, जो भी पुजारी होते थे, पादरी होते थे, वो सब राजा के अंडर में काम करते थे। बात अगर अब आती है कि हेनरी एट जो हैं उन्होंने 6 बार शादी की थी, 6 शादियां की थी। ठीक है, याद रखना, हेनरी एट जो है उन्होंने 6 मैरिज कर रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने 6 मैरिज कर रखी थी। और उसके बाद क्या होता है, जब हेनरी एट की मृत्यु हो जाती है तब उनकी बेटी कौन थी, मैरी। ठीक है, अब मैरी जो है वो राजगद्दी पर बैठ जाती है। ठीक है, तो मैरी राजगद्दी पे बैठ जाती है। तो मैरी का मदर का नाम भी आप लोग लिख सकते हो, इनकी मदर का नाम था कैथरीन। ओके, इनकी मदर का क्या नाम था, कैथरीन नाम था। और इनकी ये थी सबसे पहले मैरी, हेनरी की बेटी, जो हेनरी के मरने के बाद राजगद्दी पे बैठी थी। क्योंकि हेनरी एट की कोई भी बेटा नहीं हुआ था, सिर्फ उनकी बेटियां थी। इसी वजह से मैरी सबसे पहले क्या करती है, राजगद्दी पर बैठती है। तो चलिए अब मैरी को पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बता दूं मैरी का टाइम पीरियड, उन्होंने कब से कब तक शासन करा, तो उन्होंने जो शासन करा था वो करा था 1553 से लेकर के 1558 तक। ठीक है, 1553 से लेकर के 1558 तक ये राजगद्दी पर बैठी थी। ये फिर उन्होंने क्या करा था, रोमन कैथोलिक को बढ़ावा दिया था। मैरी की बात याद रखना, मैरी ने रोमन कैथोलिक को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इन्होंने इसको बढ़ावा देना चाहती थी, कौन, मैरी। मैरी ने इसको बढ़ावा दिया, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या करा, मैरी ने, कि रोमन कैथोलिक को इन्होंने बढ़ावा देना है। तो अब उन्होंने क्या करा, उसके लिए स्पेन के राजा कौन थे, फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड से उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक को बढ़ावा देना चाहती थी। उसी वजह से मैरी ने स्पेन के राजा जो फिलिप सेकंड थे उनसे शादी कर ली थी और प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। क्योंकि वो कैथोलिक चर्च को, यानी कि रोमन कैथोलिक को बढ़ावा देना चाहती थी, तो अब वो प्रोटेस्टेंट के खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। और उसमें अगर देखोगे तो कम से कम उन्होंने कम से कम 300 लोगों को फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर बात करेंगे मैरी को जो क्या कहा जाता है, इसलिए मैरी को अगर आपको पूछा जाए तो मैरी को ब्लडी मैरी भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लडी मैरी किसको बोला जाता है, तो ब्लडी मैरी जो है वो मैरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लडी मैरी जो है वो उस नाम से उस नाम से वो जाने जाती थी, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और 300 लोगों को फांसी पर लटका दिया था। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ये भी पता चल गया कि ब्लडी मैरी उन्हें क्यों बुलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, क्वीन मैरी की। अब हम बात करते हैं मैरी की बात। ठीक है, अब हम बात देखेंगे तो मैरी की कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैरी ने शासन किया था, मैरी ने शासन करा था कब तक, 1558 तक उन्होंने लास्ट करा। अब उनके मरने के बाद हमें उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उनके मरने के बाद जो उनकी सौतेली बहन थी, ठीक है, सौतेली बहन कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनकी सौतेली बहन। अब वो बनी थी कहाँ, वो बनी थी यहाँ पे शासन में रूल करने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ की थी, इंग्लैंड की। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हेनरी एट ने 6 बार शादी कर रखी थी, 6 टाइम शादी कर रखी थी। तो मैरी के मदर का नाम तो मैंने आपको बताया था अभी, क्या, कैथरीन था उनकी मदर का नाम। और अगर मैं एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करूं तो एलिजाबेथ फर्स्ट की जो मॉम थी उनके माँ का नाम था एने। ठीक है, तो वो उनकी बेटी थी। तो मैरी की कोई संतान ना होने की वजह से अब राजगद्दी पर एलिजाबेथ फर्स्ट बैठती है। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1533 से लेकर के 1603 तक अब इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो एलिजाबेथ ने अब यहाँ पे शासन करा था। तो अब क्या होता है कि
एक बार और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलिजाबेथ की आई थिंक मैंने टाइम पीरियड आपको गलत बता दिया था, तो हम लोग एलिजाबेथ से शुरू करते हैं कि मैरी के मरने के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट अब बनती हैं, ठीक है। अब वो राजगद्दी पर बैठती है और उनका टाइम पीरियड आप लोग भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, 1558 से लेकर के 1603, ठीक है, क्योंकि मैरी के मरने के बाद ये राजगद्दी पर बैठी थी और इन्होंने शासन किया था। अब सबसे जो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात है, जो अगर हमने भी क्या पढ़ा, मैरी जो थी वो कैथोलिक चर्च को बढ़ावा दे रही थी, बट अगर मैं एलिजाबेथ की बात करूँ तो वो एक प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, इंग्लैंड एक ऐसा शहर है जहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथ कहाँ की थी, वो इंग्लैंड की थी और वो प्रोटेस्टेंट की बढ़ावा देना चाहती थी। क्लियर हो गया। तो ये दोनों की अब अपोजिट चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। तो क्वीन एलिजाबेथ जब राजगद्दी पर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, वहाँ के जो इंग्लिश चर्च को, जो वहाँ के इंग्लिश चर्च थे, उन्होंने क्या करा, उसको पेपेसी से अलग कर दिया था, ठीक है। इंग्लिश चर्च को पेपेसी से अलग कर दिया था। अब बात करते हैं कि पेपेसी क्या होता है। पेपेसी का मतलब होता है जो लोग पोप के अंडर में आते हैं ना, ठीक है, जो लोग पोप के अंडर में आते हैं उसे पेपेसी बोला जाता है। क्लियर हो गया। आप चाहे तो लिख लो, नहीं तो याद रखना, जो लोग किसके, पोप के अंडर आते हैं उसे पेपेसी कहा जाता है। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या करा, वो एक प्रोटेस्टेंट थी, इस जैसे ही तो उन्होंने क्या करा, राजगद्दी पर बैठी, उन्होंने इंग्लिश चर्च को क्या करा, पेपेसी से अलग कर दिया, जो कि पोप की अथॉरिटी थी, ठीक है। उससे उसको क्या हुआ, उसने इंग्लिश चर्चिस को अलग कर दिया, सबसे पहला काम। उसके बाद आता है कि अगर हम देखेंगे 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, 17 शताब्दी में अगर आप लोग देखोगे तो एलिजाबेथ फर्स्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट की अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उनकी मृत्यु हो जाती है 1603 में। उसके बाद क्या होता है, 1603 में अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो कैथोलिक राजा थे, जो उनके और प्रोटेस्टेंट के बीच में, यहाँ पर उनके सपोर्टर के बीच में अब युद्ध हो गया, ठीक है। एलिजाबेथ मर गई। अब उनके मरने के बाद जो कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट, अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की दोनों आपस में अब भिड़ने लगे, ठीक है। इन दोनों के सपोर्टर्स अब आपस में, इन दोनों ने युद्ध चालू कर दिया था। यहाँ तक एक बात समझ में आ गई। तो ये युद्ध स्टार्ट होने के बाद अभी नतीजा क्या निकलता है कि 1688 में, ठीक है, कब, 1688 में इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध चलता रहता है, क्या होता है, फाइनली ये वॉर हो जाता है खत्म। ये वॉर हो जाता है एंड कहाँ पर, एक लिमिटेड मोनार्की पर। ये जो युद्ध शुरू होता है ये एक लिमिटेड मोनार्की पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिमिटेड मोनार्की क्या होता है। लिमिटेड मोनार्की ये होता है कि अब जो कुछ भी होगा, जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखा होगा, अब वैसे ही वैसे काम होगा। जो भी चीजें लॉ बनाई गई हैं हमारे संविधान में, अब उसके हिसाब से काम होगा। जैसे कि पहले सारी की सारी पावर हमने क्या देखा था, चर्ची से हाथ में थी, तो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा ही संविधान में कानून बनाए गए थे, अब उसके हिसाब से काम होगा। अब कैथोलिक चर्च की बिल्कुल नहीं चलेगी, जैसा वो बोलेंगे कोई उनकी बात नहीं मानेगा। तो ये बात थी लिमिटेड मोनार्की पर ये वॉर एंड होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला था वहाँ वहाँ लड़ाइयाँ होने लग गई थी, ठीक है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इन सब जगहों में स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से बहुत सारे लोग अब मारे भी गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुधार लाने की जरूरत थी। तो हमने इस रिफॉर्मेशन का जो एंड देखा वो क्या देखा कि फाइनली एक क्या बन जाता है, एक हमारा लिमिटेड मोनार्की पे ये जो हमारे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी यहाँ पे खत्म होती है कि अब कुछ भी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए गए हैं, हमारे संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गया। तो इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देती हूँ कि एलिजाबेथ जब मर गई थी तो उनके बाद अब राजगद्दी पर कौन बैठा था, टूडर,
ठीक है। टूडर बैठे थे, टूडर उसके बाद राजा बना था, तो टूडर मोनार्क याद रखना, टूडर मोनार्क का यहाँ पे एंड हुआ था एलिजाबेथ के बाद, क्योंकि इसकी कोई भी औलाद नहीं थी, तो यहीं पर इसका एंड हो जाता है। बाकी इस कॉन्सेप्ट में यहीं तक आपको समझना है, यहीं तक आपको बातें पता होनी चाहिए। यहाँ तक आप सब समझ गए कि रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार आखिर था क्या, ठीक है। कैथोलिस्ट और प्रोटेस्टेंट के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसका नतीजा आखिरकार क्या निकला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के लॉ में लिखा होगा, अब से वो चीजें होंगी चर्चिस की नहीं चलने वाली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ कि मार्टिन लूथर ने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बुक लिखी है, ठीक है। मार्टिन लूथर की आप बुक देखोगे, उन्हें पब्लिश की थी 95 थीसिस, याद रखना पेपर में आता है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन पे इन्होंने ये बुक स्टार्ट करी थी, पब्लिश की थी 1517 में। इन्होंने इट एंड इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन 1555 में यहाँ पे एंड हमें देखने को मिलता है। पीस ऑफ ऑक्सबर्ग विच अलाउड फॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैथोलिक एंड लूथरिज्म इन जर्मनी। 1648 में हमें ट्रिटी साइन होती हुई दिखती है वेस्टफेलिया में, और ये जो कब खत्म हो जाए तो 30 साल का जो वॉर चलता है उस पे जाकर ये फाइनली खत्म होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लिमिटेड मोनार्की पे ये युद्ध जाके फाइनली खत्म यानी कि देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं सारी की सारी बातें। तो एंड अगर आप देखोगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पर लूथर ने और जो जितने और सुधार थे उन्होंने क्या करा कि लोगों के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था। आई होप आप सबको अब ये रिफॉर्मेशन टॉपिक, जो ये सुधार का टॉपिक है, वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये था आपका पूरा रिफॉर्मेशन का टॉपिक। अब हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस की, यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो नहीं रख पाते, लेकिन जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको यहाँ रख रही हूँ कि यहाँ से क्या पूछ सकता है। आई होप आपको ये रिफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच किंग ब्रोक अवे फ्रॉम द कैथोलिक चर्च बिकॉज ही वांटेड अ डाइवोर्स। यहाँ पे कुछ मैंने डिफरेंट क्वेश्चन भी रखे हैं जो मैंने आपको टॉपिक पे नहीं बताया है, तो वो सब कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बताने वाली हूँ। कौन सा राजा था जिसने कैथोलिक चर्च से दूर हो गया था क्योंकि वह तलाक चाहता था। तो कैथोलिक चर्च ने यहाँ पर कौन से राजा को क्या करा था, वो डिवोर्स चाहता था राजा, इसलिए उसको वहां से भगा दिया था। हेनरी 6th, जॉर्ज फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट या हेनरी 8। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा, हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक राजा देखने को मिलता है, हेनरी 8। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पूरे रिफॉर्मेशन मूवमेंट में हेनरी 8 का नाम बताया था, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट जो हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, याद रखना जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ वो होगा आप लोगों का इंग्लिश रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो वर्ल्ड रेवोल्यूशन का, वर्ल्ड हिस्ट्री का होने वाला है, वो होगा आपका इंग्लिश रेवोल्यूशन जो चला था 1688 का, जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके ऊपर ही टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इसलिए पहले से बता दे रही इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चार्ल्स फर्स्ट के बारे में हम वहां देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैथोलिक हेनरी 8 जो है वो तलाक चाहता था, डाइवोर्स चाहता था, बट उस समय ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं था, डाइवोर्स कोई नहीं ले सकता था। तो हेनरी 8 जो है ब्रोक अवे द कैथोलिक फ्रॉम द चर्च सो दैट ही कुड डाइवोर्स हिज पहली वाइफ, अगर आप उनकी देखोगे, कैथरीन ऑफ अरागन एंड मैरी हिज लवर एने। तो अब वो क्या चाहते थे, जो कैथरीन के अरागन की जो पहली उनकी जो बीवी थी उसे तलाक लेकर के अब वो एनी से शादी करना चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने कितनी 6 शादियां कर रखी थी, 6 बार इन्होंने शादियां कर रखी थी। तो ये इसलिए डिवोर्स चाहते थे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर हेनरी 8 ने कब की बात है, ये 1527 की बात है, और फिर ये पूरे एक वारिस थे, सिर्फ एक ही थे, ठीक है। फिर मैंने आपको भी बताया था कि इनकी कोई भी बेटे नहीं थे, बेटी थी सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही
पुरानी हो गई थी। क्यों? अब रीज़न क्या है कि वो डिवोर्स क्यों चाहता था, तो वो एक पुरानी हो गई कि वो कोई बच्चा नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो उन्हें अब एक नई वाइफ की, नई पत्नी की ज़रूरत थी। तो उस समय उन्होंने क्या करा कि डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने के लिए सोचा, लेकिन कैथोलिक चर्च ये अलाउड नहीं करता है। तो उस समय पोप ने वहाँ के हेनरी को डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पहले क्या होता था, बिना कैथोलिक चर्च से परमिशन लिए हुए आप लोग तलाक मतलब वो सारे लोग तलाक नहीं ले सकते थे, डाइवोर्स उनका नहीं हो सकता था। तो इसी वजह से क्या हो गया, उसको लात मार करके भगा दिया गया था चर्च से। ठीक है, ये बात थी। तो हेनरी 8 थे जिन्हें चर्च से भगा दिया गया था क्योंकि वो डाइवोर्स चाहते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मार्टिन लूथर था कौन? तो मार्टिन लूथर, आपको पहले बात याद रखना है, जर्मन का प्रोफेसर था, जर्मन का था वो। ठीक है, कंट्री भी याद रखनी है। पहला ऑप्शन है द यंग मॉन्क हु चैलेंज द रोमन कैथोलिक चर्च। वो एक युवा भिक्षु था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च को चुनौती दी थी। द इवेंट दैट लेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, ऐसी घटनाएं जो प्रोटेस्टेंटवाद को जन्म देती है। या फिर द प्रोटेस्टेंट क्वीन हु बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडिया हिस्ट्री, या फिर जो प्रोटेस्टेंट रानी जो इंग्लिश इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक बन गई। या फिर ऑर्गेनाइज ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में संगठित शाखा। तो मैंने आपको क्या बताया, मार्टिन लूथर वो थे एक पहले यंग मॉन्क जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था कि वो उसके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उसके लिए उन्होंने ये रिफॉर्मेशन का आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करा ताकि अब आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर इजीली से समझ में आ जाए, वरना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराती तो शायद आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। ओके, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है विच इन्वेंशन हेल्प्ड स्प्रेड द आइडियाज ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ये जो रिफॉर्मेशन है, सुधार का जो आविष्कार के विचारों को फैलाने में सबसे ज़्यादा मदद जो है उस टाइम पे किसने की थी? टेलीस्कोप ने, या फिर एस्ट्रोब ने यानी यंत्र ने, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापखाना ने, इंटेलिजेंस यानी कि भोग ने। तो मैंने अभी आपको लास्ट में वही दिखाया था कि प्रिंटिंग प्रेस छापी गई थी रिफॉर्मेशन को, सुधार के विचारों को फैलाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपसे बहुत बार हमने पढ़ लिया कि मार्टिन लूथर कहाँ के थे, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो बहुत बार हमने देख लिया कि मार्टिन लूथर थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी के प्रोफेसर थे ये। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको आई होप क्वेश्चन बहुत इजीली से कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे बेस्ट कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज अब आप लोग गलत मत करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? The branches of Christianity that developed as a result of protest against the Catholic Church were called। जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो विरोध लड़ा गया उसके परिणाम स्वरूप विकसित जो ईसाई धर्म की जो शाखाएं को बुलाया गया था उसको क्या बुलाया गया था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक या फिर बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध। तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो ये विरुद्ध चला था उसको आपको मैंने क्या बताया? तो जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे जो चलाई है उन्हें क्या बोला गया था? प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट बोला गया, प्रतिवाद करने वाले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि कैथोलिक चर्च की हमें यहाँ जो अगेंस्ट देखने को मिलते हैं उन्हें प्रोटेस्टेंट बोला गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? द चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड बाय। तो चर्च जो है इंग्लैंड में जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? जॉन कैल्विन ने, मार्टिन लूथर, जॉन गुटनबर्ग ने या फिर किंग हेनरी 8 ने। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो द्वारा शुरू किया गया था वो किसने किया था? हेनरी 8 ने। हमने भी क्या देखा, जो हमारा रिफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा था, रिफॉर्मेशन जो हमारा ये सुधार देखने को मिलता है वो हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है, जर्मनी में दूसरी बार। और उस समय जो वहाँ का राजा था वो कौन राजा था? हेनरी 8। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हेनरी 8 स्टार्टेड हिज ओन चर्च बिकॉज। अब हेनरी 8 अपना खुद का चर्च क्यों शुरू करना चाहता था? क्या पोप उसे तलाक नहीं देगा इसी वजह से? वो चाहता था कि लोग बाइबल को अपने दम पर पढ़ें,
या फिर वो भोग का विरोध कर रहा था या फिर मार्टिन लूथर के साथ सहमत हुए थे। तो हेनरी VIII ने अपना चर्च किस लिए शुरू किया था? क्योंकि पोप ने उसको डाइवोर्स यानी तलाक नहीं दिया था, तो उसने खुद का अपना एक चर्च शुरू करने का सोचा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना, वो लोग बाइबल अपने आप पढ़ सके, इस वजह से हेनरी VIII ने खुद का चर्च जो है नहीं शुरू किया था, डाइवोर्स की वजह से, तलाक की वजह, क्योंकि वो वहाँ के पोपों ने तो उन्हें परमिशन नहीं दी थी, भगा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फेमस डेट आपको याद रखना है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत कब हुई थी, इसकी डेट याद रखनी है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है, और ईयर याद रखना 1511, 1571, 1517 या फिर 1515। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है 31 अक्टूबर 1517 में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत हमें यहाँ पे प्रसिद्ध तारीख जो है देखने को मिलती है। तो रिफॉर्मेशन मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था, हमारे 2 हिस्सों में देखने को मिलता है। तो रिफॉर्मेशन हमें सुधार देखने को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के बीच में। ठीक है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल इज हाइडिंग लूथर, तो हाइडिंग जो मार्टिन लूथर थे वो क्यों क्या छिपाने में लगे थे? ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन, परफॉर्म रिलीजियस सर्विस, ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू लैटिन। तो याद रखना, मार्टिन लूथर जो हैं उन्होंने क्या करा था, बाइबल को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था, अनुवादित कर दिया था। ठीक है, किसने? मार्टिन लूथर ने। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्टिन लूथर, अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगी कि मार्टिन लूथर जो थे वो 20 साल तक की उम्र तक उन्होंने बाइबल को देखा भी नहीं था, वो पढ़ भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो लिखी ही ऐसी लैंग्वेज में होती थी कि कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं भी आपको सब कुछ इसको अच्छे से समझाने वाली हूँ। उससे पहले आगे क्वेश्चन देखोगे, द मैन दैट वाज अ फ्रेंड ऑफ मार्टिन लूथर एंड अरेंज्ड हिज किडनैपिंग, वह व्यक्ति जो मार्टिन लूथर का मित्र था और उसके अपहरण की अवस्था की थी, ठीक है, वो कौन था? ग्रेगरी, फेडरिक, सिकंदर या पॉल्स? तो जो कौन था वो उसका दोस्त मार्टिन लूथर का जिसने उसकी किडनैपिंग में अरेंजमेंट कराई थी उसमें वो था फेडरिक। ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ अगर देखोगे तो फेडरिक था, उसको इस बात का डर था कि लूथर जो है वो पकड़ा जाएगा, इस वजह से उसने उसके अपहरण व्यवस्था उन दोस्तों द्वारा की गई थी और उसने वॉटबर्ग के महल में उसको जाकर के ले गया था किडनैप करके। ठीक है, याद रखना, उसको कम से कम 11 महीने वो वहीं पे रहा था। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से देख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो ये वो कौन था? तो इन्होंने उस समय फिर क्या करा था, जो वहाँ की जो जर्मन भाषा में उसको निर्धारित कर दिया था बाइबल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में। व्हाट वर द लिस्ट ऑफ एरर मार्टिन लूथर पॉइंटेड आउट एंड नेल्ड टू द विटनबर्ग चर्च डोर कॉल्ड? जो मार्टिन लूथर ने किन त्रुटियों की ओर इशारा करा और विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर कील ठोक दी और उन्हें क्या कहा जाता है? एडिक्ट ऑफ मिलन, इंडल्जेंस फॉर डोमिन्स, 95 थीसिस या फिर 59 थीसिस? तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 95 थीसिस। ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर ने बोला कि वो 20 साल की उम्र तक उन्होंने बाइबल देखी भी नहीं है। बाद में उन्होंने इस भाषा को, बाइबल को अनुवाद करा ताकि आम लोग भी, कॉमन पीपल भी, यानी कि सिर्फ वहाँ के पोप और प्रीस्ट और मॉन्क ही सिर्फ बाइबल ना पढ़ सके, सभी लोग इसको पढ़ सके। तो उन्होंने बाइबल को किस लैंग्वेज में बदल दिया था, उसकी भाषा को? लैटिन, इंग्लिश, फ्रांस या जर्मन? तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जो सब कोई पढ़ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है। तो उन्होंने क्या करा, उसकी लैंग्वेज को बदल दिया ताकि सिर्फ वहाँ के पुजारी, वहाँ के पोप, वहाँ के मॉन्क्स सिर्फ यही बाइबल ना पढ़ सके, अब हर कोई बाइबल पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि मार्टिन लूथर 20 साल तक नहीं पढ़ पाया था, न ही उसने बाइबल देखी थी, क्योंकि उस समय उसको उस भाषा को ज्ञान ही नहीं था। तो इसी वजह से उसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसकी भाषा को, इंग्लिश भाषा में। क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड, next to the word of God, what did Martin Luther say deserve
द हाईएस्ट फ्रेज। तो परमेश्वर के वचन के आगे मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? सर्वोच्च प्रशंसा के योग्य। तो उन्होंने क्या कहा था? पोप बोला गया, या फिर उसको वर्जिन मैरी बोला गया, संगीत बोला गया, या फिर शादी बोली गई। तो अगर देखोगे परमेश्वर के वचन के आगे मार्टिन लूथर ने ये जो कहा था, तो क्या कहा था? तो उन्होंने बोला था संगीत यानी कि म्यूजिक। जो म्यूजिक है वो डिजर्व करता है हाईएस्ट फ्रेज, वो डिजर्व करता है सबसे ज्यादा, उसने प्रशंसा के योग्य किसको आगे बढ़ाया? म्यूजिक यानी कि संगीत को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे भी रखे हैं कि जो मैंने क्योंकि टॉपिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको टॉपिक में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सब बताया, बाकी जो नहीं हो पाया वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बता रही हूँ। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो मार्टिन लूथर ने यहाँ पर जो ये बात बोली थी, नेक्स्ट टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड, उन्होंने म्यूजिक को डिजर्व बोला था कि ये हाईएस्ट फ्रेज होना चाहिए, उसको ज्यादा प्रशंसा करने को बोला था, क्योंकि गीत के उपहार एक साथ भाषा का उपहार मनुष्य को दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि वे संगीत के माध्यम से परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। तो उन्होंने इसीलिए ये बात बोली थी, संगीत को उन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ अब अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको इंग्लिश रेवोल्यूशन कराऊंगी। अगर आप लोगों को कमेंट करके ये चाहते हैं कि रेनेसांस पुनर्जागरण का भी टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूं, तो कमेंट करके जरूर बोलो। तो सबसे पहले फिर मैं रेनेसांस लाऊंगी, फिर इंग्लिश रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे बने रहो। अभी तक मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम में देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ चाहिए, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आता है वीडियो अपलोड्स का तो आप लोगों को मैं वहां भी लिंक शेयर करती हूँ, तो आपको उसके थ्रू भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर बने रहो। आई होप आपको रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है, सुधार का मूवमेंट जो है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अगर आपको इससे कोई भी रिलेशन, इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है, यहीं पे आप मुझसे तुरंत कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ लेना। मैं आपके सारे डाउट और क्वेरी को पूरा करूंगी, उसके वो सारे डाउट क्लियर करूंगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।